तो मैं सचिन जी को सीडलिंग नर्सरी के लिए मैं बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इसको ऑन करके देखते हैं। हेलो, हाँ, गुड। खाना अच्छा हो गया है, सबको नींद आ रही शायद चेहरे। काफ़ी लोग मिसिंग है, चले गए बोर होके। सभी आ जाएंगे, आपकी आवाज़ सुन के सब आ जाएंगे। अच्छा, बढ़िया है। सीडलिंग नर्सरी कोई कर रहा है, एक तो साहब कर रहे हैं मुझे पता है, और कोई कर रहा है सीडलिंग नर्सरी? ओह, यू आर डूइंग गुड। एनीबडी अदर देन दैट? तो मैं आश्वस्त करता हूं, अगर आप सीडलिंग नर्सरी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट तो आप सभी के ऑलमोस्ट इक्वली है। सॉइललेस कल्टीवेशन के जो मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा था या कंसेप्ट्स जो बता रहा था वो सीडलिंग नर्सरी में भी लागू होते हैं, इसलिए हमने ये सेशन को बैक टू बैक रखा है। जो पॉइंट हमारे सबस्ट्रेट कल्टीवेशन में चूक गए थे समझो, या छूट गए थे, या हमने नहीं कवर किए, वो अभी ये सीडलिंग नर्सरी के इसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सीडलिंग नर्सरी जो है मैनेजमेंट, उस पर भी सबसे मेजर होता है वाटर क्वालिटी। जैसा सबस्ट्रेट में है वैसे ही वाटर क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सॉरी, तो सीडलिंग जो आपका जो मेन सबस्ट्रेट कल्टीवेशन है उससे सीडलिंग, बिकॉज ये बहुत नाजुक होते हैं, नए पौधे होते हैं, इनको जो वाटर इसी है वो मैटर बहुत करता है। हालांकि प्रोट्रेन जो नर्सरी में अपन करते हैं तो इसको पानी बहुत कम लगता है, इसलिए आपको कम पानी लगता है, इसलिए बेस्ट क्वालिटी का पानी ही आपको इसमें देना है। और इसमें आप आरओ यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला था कि आरओ लगाने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएंगी सबस्ट्रेट में, लेकिन नर्सरी के लिए जितना पानी लगता है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है तो आप आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन लगा सकते हैं। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो, रेन वाटर भी आप नर्सरी के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले नर्सरी जब आप करते हैं तो उसमें सबस्ट्रेट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फार्मर अभी बड़े बन रहे हैं, जो उनके एक्सपांशन कर रहे हैं, नर्सरी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस, यू कैन वेंचर इनटू दैट। अगर आपके पास पॉली हाउस है और आपके पास मैन पावर अरेंज कर सकते हैं, आप कैपिटल डाल सकते हो, तो नर्सरी मैनेजमेंट और पुटिंग अ सीडलिंग नर्सरी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। आप उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। आपको खुद को अच्छे क्वालिटी के पौधे चाहिए और आपके अराउंड, जैसे अभी क्लस्टर की बात हो रही है कि एक क्लस्टर बनाया जाए जिसमें आजू बाजू के फार्मर है, जो नए फार्मर है, जो छोटे फार्मर है, जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं, उनको आप नर्सरी के पौधे बना के दे सकते हो। और नर्सरी बिजनेस भी एक बूमिंग बिजनेस है। और पॉली हाउस अगर आपके पास है, जो भी छोटा भी पॉली हाउस है, तो भी आप उसमें नर्सरी चालू कर सकते हो। नर्सरी के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि नर्सरी चालू करने के लिए पॉली हाउस एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग हालांकि शेडनेट में भी नर्सरी करते हैं, लेकिन पॉली हाउस में नर्सरी करना इज़ फार मोर एडवाइजेबल, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन रहता है। तो आप पॉली हाउस में नर्सरी कीजिए। और ये नर्सरी करते वक्त सबसे पहले फिर से वही रहता है कि आपने सबस्ट्रेट क्या यूज़ करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोको कॉयर जैसा अपना सबस्ट्रेट में करते थे वही बेस्ट मटेरियल है, लेकिन वही ओनली मटेरियल नहीं है। उसके जो फायदे नुकसान है उसमें आप नर्सरी का एक जो सबस्ट्रेट जो बनता है उसको एक साइंटिफिक वे ऑफ बना सकते हैं। आपकी जो नीड है, आपका जो क्रॉप है, उसके हिसाब से आप अलग अलग नर्सरी के सबस्ट्रेट ले सकते हो। हालांकि सबस्ट्रेट तो वही है, मैंने जो आपको बात किया था, परलाइट, रॉकवूल, कोकोपीट एंड पीट मॉस। पीट मॉस पे थोड़ा सा अपन ज़्यादा बात करेंगे, परलाइट पे अपनी बात हो चुकी है। पीट मॉस जो होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज़ पीट मॉस, और ये अपने नर्सरी के लिए यूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। पूरा पीट मॉस में नर्सरी होता है काफ़ी जगह जगह। मैं ताइवान गया था यही क्लासमेट डेलमन के साथ। ताइवान में, जापान में, कोरिया में, इवन कोरिया में स्ट्रॉबेरी भी होता है सॉइललेस, वो पूरा पीट यूज़ करते हैं 100%। और अगर आपको जान के ये होगा, कुछ इंडिया के जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो ब्लूबेरी
के, वो भी पीट में ब्लूबेरी सॉइललेस करते हैं क्योंकि पीट का पीएच बहुत कम होता है। हालांकि पीट बड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये कहाँ पे हार्वेस्ट होता है? ये लिथुआनिया, लैटविया जैसे जो बाल्टिक नेशन हैं वहाँ होता है। उसके बाद आयरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे भी पीट होता है। उसके बाद कनाडा में, यूएसए में भी कुछ पार्ट में बड़ा सा पीट बनता है। पीट ये क्या होता है? ये नथिंग बट एक वनस्पति होती है, एक वीड होती है, उसको स्पैग्नम मॉस बोलते हैं। ये स्पैग्नम मॉस ओवर अ पीरियड डिकम्पोज होके इसका पीट बनता है। तो ये शायद मेरे पास फोटो है, हाँ, ये स्पैग्नम मॉस का ये है फोटो है। ये ऐसी स्पैग्नम मॉस होती है जो जैसे ही समर आता है, जब पूरी बर्फ निकल जाती है इसमें से, तो इस पर स्पैग्नम मॉस ग्रो होता है। फिर ये पूरा ग्रो होने के बाद फिर वहाँ पे बर्फ़ आ जाती है, जो मैंने आपको लिथुआनिया, लैटविया और ये बता रहा था, वहाँ पे वो पूरा बर्फ़ के नीचे अंदर चला जाता है। वो 4-5 महीने जैसी भी बर्फ़ रहती है, वो बर्फ़ में वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से वो पिघल जाता है, समर आता है, फिर धूप आती है, फिर नया लेयर बनता है। ऐसे लेयर 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 बन के बहुत से पुराने सालों में ये मार्शी लैंड पे ये पीट ग्रो हुआ है और ये पीट डिकम्पोज होके इसके ब्लॉक्स बने हैं। और ये पीट ब्लॉक से ये हार्वेस्ट करके लेके आते हैं। ये नथिंग बट प्योर ह्यूमस है। ह्यूमस जो ऑर्गेनिक ये होता है, डिकम्पोज होने के बाद जो तैयार होता है। और इसके जो सीडलिंग के लिए और एज अ सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। सबसे मेजर क्वालिटी इसकी जो ये है कि इसका पीएच काफ़ी लो होता है। और जो लो पीएच क्रॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लूबेरी के लिए काफ़ी सारे लोग इसको पीएच रिड्यूस पीएच, जिसको लो पीएच वाले क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। सेकंडली, अगर इसका पीएच लो है तो उसको लाइमिंग करते हैं। अगर ज़्यादा पीएच आपको चाहिए, 6.5 6.4 चाहिए, तो उसको एक लाइमिंग होता है। तो हालांकि जैसे कि हार्वेस्ट किया हुआ पीट है वही बेचा नहीं जाता है, उस पर काफ़ी सारा प्रोसेसिंग होता है और उसको सबस्ट्रेट बनाया जाता है। और ये अलग अलग क्वालिटी के सबस्ट्रेट बैग्स में भर के आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये था, ये मैं जब लिथुआनिया गया था तो पीट के ये पीछे में जो दिख रहे हैं, मेरे को इग्नोर कीजिए, पीट फील्ड्स है। ये बड़े फील्ड्स होते हैं, ये हार्वेस्ट किया जाता है समर में। और ये ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं और ये ब्लॉक्स को उसको समर में थोड़ा ड्राई करने के बाद फैक्ट्री में जाके उसको प्रोसेसिंग करते हैं। और ये पीट के बड़े फील्ड्स होते हैं। और अभी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में पीट मॉस ये हार्वेस्टिंग के लिए बैन किया है। आयरलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे पीट मॉस बैन किया है। इसलिए अभी यूरोप में कोकोपीट की डिमांड बहुत बढ़ रही है अल्टरनेटिव के। लेकिन पीट इज़ अ गुड सबस्ट्रेट। सीडलिंग नर्सरी की अगर आप बात करेंगे तो आप 5 to 10% डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप यू शुड यूज पीट। अब जो लोग टिश्यू कल्चर बनाना कर रहे हैं तो वो 100% पीट में उसका प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं। टिश्यू कल्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग दो चीज़ें होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए भी काफ़ी सारे लोग पीट का यूज़ करते हैं, वो 100% पीट में जाते हैं। और जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांटलेट आते हैं वो उसको पीट मॉस में लगाते हैं, पहले छोटे कप में लगाते हैं और फिर बड़े कप में जाते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस, फाइन कोकोपीट आपको चाहिए। उसके पैरामीटर जो सेम ही है, लो ईसी होना है, बफर होना है। उसके बाद आप 10% उसमें पीट मिक्स कर सकते हो। उसमें अगर आपको और पोरोसिटी चाहिए, अगर ज़्यादा बारिश के दिनों में आप नर्सरी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका जो सबस्ट्रेट है जो कप में पानी होल्ड करके रहेगा, तो उसमें आप परलाइट डाल सकते हो। और ये होता है एक वर्मिकुलाइट, ये आप टॉप में डाल देते हैं। तो इवेपोरेशन जो होता है ना आपके इसमें से ऊपर से, वो टॉप लेयर में आप वर्मिकुलाइट डालने के बाद उससे इवेपोरेशन नहीं होता है और नमी बनी रहती है और प्लांट अच्छा बनता है। ठीक है, तो जब आप नर्सरी करोगे तो सबसे मेजर है, मैंने आपको बोला था कोकोपीट, ये वॉश होना चाहिए। और वॉश होने के बाद बफर भी होना चाहिए। बफरिंग के बारे में काफ़ी सारी बात हो चुकी है, फिर भी ये है, सोडियम और पोटेशियम को कैल्शियम से रिप्लेस करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वॉश आउट करते हैं। और बफरिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो सीडलिंग जो है वो सर्वाइव नहीं होता है हाई सोडियम के वजह से। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद कोई तो पूछ रहे थे कोकोपीट की क्वालिटी कैसे जज करेंगे। तो कोकोपीट की क्वालिटी जज करने का एक पैरामीटर होता है, इसको हम 2:1 एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। आप कोकोपीट का लेना है,
एक पार्ट कोकोपीट लेना है वॉल्यूम में। अगर एक कप आप कोई भी एक मेजरिंग कप लिया, उसमें एक कप कोकोपीट दबा के नहीं, आराम से भर के ले लेना है। वो कोकोपीट, एक कप कोकोपीट में 2 कप डिस्टिल वाटर डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसको यही चीज़ आप सबस्ट्रेट के लिए कोकोपीट लेते हो ना, उसके लिए भी यही सेम चीज़ आप करना है। तो ये जो, और उसके बाद उसका ईसी और पीएच मेजर करना है। समझ गए हो क्या क्या करना है? पानी का जो उसका मिक्स होने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसका मिक्स करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना है? जो भी सबस्ट्रेट की आपकी क्वालिटी जज करना है तो 1 पार्ट सबस्ट्रेट, 2 पार्ट डिस्टिल वाटर, बैटरी वाटर जो आप आता है बैटरी के लिए, वो डालना है, उसको मिक्स करना है उसको बड़े ग्लास में, और उसको वैसे ही कुछ देर तक रखना है। एक तो आप उसको फिल्टर करो, नहीं तो जो ऊपर का सॉल्यूशन आता है उसका आप ईसी और पीएच मेजर करो। उससे आपको फेयर वैल्यू आ जाती है कि आपका इसका पीट का या कोकोपीट का जो सबस्ट्रेट है उसका ईसी और पीएच क्या है, और उसके जो गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। 2-3 बार ये बात हो चुकी है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन हर सबस्ट्रेट की अलग अलग क्वालिटी होती है। मैंने जब आपको बोला था कि मिक्सिंग करना है, क्यों करना है मिक्सिंग? ये मिक्सिंग करने के बाद आपने पौधे को, देखिए टोमेटो का पौधा, कैप्सिकम का पौधा, या आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में आने वाला कुकुम्बर का पौधा, इसमें हर एक का रूट सिस्टम अलग होता है, ड्यूरेशन अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। समर में आप पौधे लगा रहे हो, विंटर में आप लगा रहे हो, तो आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ये डिफरेंट लगने वाली है। इसलिए अगर आप सब सबस्ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा तो आप मिक्स एंड मैच करके उसको मिक्स करके आपके लिए जो आइडियल सबस्ट्रेट आपके क्लाइमेट के लिए, आपके प्लांट के लिए है, वो बना सकते हो। ठीक है ना? तो आप जब आप समर में काम कर रहे हो, आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे? पीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ोगे, 10% के बजाय 20% पीट यूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, बरसात में है, बादल ज़्यादा है, पानी सूखेगा नहीं जल्दी, तो आप उसमें परलाइट ज़्यादा डाल सकते हो, पीट को आप पूरा निकाल सकते हो। उसके बाद अगर बहुत हीट समर में कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि ऊपर का लेयर सूख के हार्ड बनता है, तो आप उसमें वर्मिकुलाइट डाल के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो ट्रांसपीरेशन है कम हो सकता है। तो हर एक पीट का, हर एक सबस्ट्रेट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उसके नॉलेज अगर आपको है तो आप आपके लिए, अपने पौधे के लिए, आपके क्लाइमेट के लिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड रेसिपी। एक स्टैंडर्ड रेसिपी प्लग एंड प्ले नहीं है, हर एक की नीड अलग है। उसके लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आपके लिए बेस्ट रेसिपी बना सकते हो। ठीक है ना? ये यस सर, प्लीज। See, that is a good question. I am totally against adding vermicompost, because I will tell you, vermicompost can be a potential disease in a column. क्या होता है, आप वर्मी कंपोस्ट कहीं से भी लेके आने के बाद में भी उसमें कुछ डिसीज ये हो सकता है। आप अगर बहुत श्योर हो कि ये आप ही ने बनाया हुआ है एंड आप ये करते हैं, क्योंकि मैंने वर्मी कंपोस्ट के काफ़ी पाइल देखे हैं जिसमें ये होता है, डिसीज कॉजिंग इनैकुलम होता है, और वो नर्सरी को आपको बर्बाद कर सकता है। और दूसरी बात, क्यों चाहिए आपको वर्मी कंपोस्ट? दैट्स व्हाट I am saying, that seedlings are very happy without my 121 kg per meter square is 100% inorganic. There is not a single carbon. एक भी नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, सॉइललेस कल्टीवेशन करने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, इट इज़ वेरी रॉन्ग। I went to the university center of excellence and I see that because they were not able to make a good fertigation schedule और पौधे जिंदा नहीं हो रहे थे, तो 10% 15% उन्होंने वर्मी कंपोस्ट डालना चालू किया, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट आता है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, देखिए प्लांट को 16 एलिमेंट्स चाहिए, बेसिक से जाएंगे, प्लांट को 16 एलिमेंट्स चाहिए, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, एंड CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच इज कमिंग फ्री। ये अगर आप दे रहे हो, प्लांट डजंट नो, एवरीथिंग गोज इन आयन्स, पॉजिटिव निगेटिव, NO3 निगेटिव, NH4 पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, साहब ने बताया था कि 2 हाथ रहते, प्लस प्लस, बाइवैलेंट, पोटेशियम प्लस 1। पौधे को ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वाटर इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, H2O, व्हाट इज देयर?
So that is a controversial thing which I am trying to say, but everything is an iron. Plant is not bothered of it is coming from organic source or inorganic source. And when it goes to fertilizer बोल के composting का भी क्या होता है? Composting यानी क्या है? Composting is breaking down and protein को break down करके अमोनिया करके उसमें अल्टीमेटली नाइट्रोजन करता है, बस वही है। तो जो अगर ब्रेक डाउन करने के बाद वो आयंस में ही जा रहे हैं तो देर इज़ नो नीड, और अगर डालना चाह रहे हो तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप असेप्टिक नर्सरी करना चाह रहे हो, यू शुड नॉट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, एब्सोल्युटली देर इज नो नीड। We can give you fantastic fertigation schedule where there is zero nutrient in your substrate. You can grow a fantastic seedling, right? So that is a good one. So मैंने जैसा आपको बोला था कि बल्क डेंसिटी ये वो सब फिजिकल पैरामीटर आप उसको अल्टर कर सकते हो डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज़ करके, और आप अपने लिए एक अच्छा सा सबस्ट्रेट बना सकते हो और वो आप यूज़ कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी कितने देर होल्ड करता है। द हाई होल्डिंग कैपेसिटी इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, द लो होल्डिंग कैपेसिटी इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर बारिश के दिनों में जब बादल रहते हैं और हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सीडलिंग के रूट्स बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत कम होते हैं, और अगर उसमें नमी बनी रहे, सैचुरेशन रहे, तो वो सर्वाइव नहीं होंगे और वो डाई होंगे। और वही अगर उसमें अगर उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है समर पे, आप हर 2-2 घंटे के बाद इरिगेशन करना पड़ सकता है, इसलिए आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये है। दूसरा होता है श्रिंकेज, जैसा आप मैं बता रहा हूँ कि श्रिंक होके अगर वो हार्ड पैन बन गया, उसके बाद आप रीवेटिंग करोगे तब तक रूट्स को आपको डैमेज हो सकता है। तो ये फिजिकल और पैरामीटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के इंपॉर्टेंट है। केमिकल पैरामीटर में अपन ने बोला था कि ईसी, पीएच, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जहां आपको हाई दिखेंगी, द थंब रूल इज दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो हाई। इफ यू सी दैट the peat has a highest cation exchange capacity, and peat is also having a highest water holding capacity. Coir is having a fairly good cation exchange capacity, is also holds fairly good amount of water. If you go down to perlite cannot hold water non the ions because it is an inorganic substrate. So इसका mix match करके आप एक अच्छा सा schedule बना सकते हो। Coming back to this question, how much to irrigate, when to irrigate, ये और कितने टाइम पे, how many times in a day irrigate. This is the biggest problem where I see that nursery growers, not only in India, I have been to Taiwan, I have been to Korea. There also I have seen that people are not able to judge and when to give irrigation and what to how to do irrigation, how much to do irrigation, when to do irrigation. और ये जो होता है इसमें एक गलत बात भी होती है नर्सरी में, that sometimes they only irrigate and sometimes they fertigate. जब आप सॉइललेस कल्टीवेशन इवन नर्सरी में भी करते हो, देयर शुड नॉट बी प्लेन इरिगेशन. एवरी इरिगेशन शुड बी फर्टिगेशन. Every water what you are going, it should be balanced, and then only your plant can survive without adding any organic matter, because you are feeding the plant. ईच टाइम जब भी आप इरिगेशन कर रहे हो तो पानी के साथ आप उसको खाद दे रहे हो, न्यूट्रिएंट दे रहे हो. तो वो करने के लिए आपको बेटर रूट जोन मैनेजमेंट करना है, और बेटर रूट जोन मैनेजमेंट इज इक्वल टू द बेटर सीडलिंग. और बेटर रूट जोन मैनेजमेंट विल हैपन ओनली by having a nice kind of a substrate as per your need and irrigating as and when required. आपको एक कंसेप्ट है कि पौधा जो पानी लेता है, अगर 1 लीटर पानी लेता है उसमें से वो 100 ml ही यूज करता है उसके मेटाबलाइजेशन के लिए, यूज के लिए. 90% ऑफ द वाटर इज फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन, इट इज वेस्ट. जब आप पेड़ के नीचे जाते हो, इवन इन हीट समर, यू विल फील वेरी कोल्ड, वेरी नाइस,
ओनली बिकॉज देर इज एन इवेपोट्रांसपिरेशन हैपनिंग। एंड जब पानी जो खींचता है, और फिर आप बोल रहे वाई इट इज दैट मच ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट, वाई इट इज टेकिंग सो मच ऑफ वाटर इफ इट इज लिविंग इन टू द एटमोस्फियर? बिकॉज इट इज अ mechanism through which the nutrient is uptaken. You see that the plant is growing 100 feet. You have seen the 200 feet long plants. How the water is going, how the nutrient is going without the pump. Even taking the filling the tank in first storied building, we struggle, right? With need a pump and all these things. How the plant is getting nutrient and water up to the top without pump? It is because of the evapotranspiration pull. And what is that evapotranspiration? Because plant has a stomata. प्लांट के नीचे क्या होता है? स्टोमेटा होता है, इसको पर्ण छिद्र बोलते हैं, और उसमें से कॉन्स्टेंटली वो ट्रांसपिरेशन होते रहता है। और वो ट्रांसपिरेशन जब होते रहता है तो एक निगेटिव पूल बनता है, और वो निगेटिव पूल जो होता है वो सक करता है पानी, और पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी सक करता है। और ये बना रहता है, जब तक बना रहेगा तब तक न्यूट्रिएंट और पानी ऊपर जाते रहेगा। जिस दिन वो बंद हो जाएगा, इवनिंग में मैंने आपको बोला था कि इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा ओनली ऑपरेट्स इन अ डे, तो पानी लेगा क्या नीचे से? क्यों? देयर इज नो पुल, सो पुल नहीं है तो नहीं होगा। जब तक आप स्ट्रॉ बॉटल में डाल के सक नहीं करोगे तो ऊपर कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में नहीं आएगा। वैसा ही वो है, जब स्टोमेटा बंद है देयर इज नो। दूसरा चीज, when there is a high vapor pressure around the leaf, means there is 100% humidity. अगर आप कपड़े सूख नहीं रहे आपके, इसका मतलब क्या है? आर्द्रता बनी हुई है, नमी बनी हुई है, 99.5% 100% ह्यूमिडिटी है। अब जब तक एक्सचेंज नहीं होगा, अगर जो आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं उसमें 100% ह्यूमिडिटी है, आपके बाजू के ऊपर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी 100% नमी है, तो कपड़ा अपना पानी छोड़ेगा क्या एटमॉस्फेयर को? नहीं है। वैसा ही पौधा है, पौधे के अंदर जब तक वेपर प्रेशर डिफिसिट नहीं आता है, जब तक यहाँ पे जितनी 100% नमी है और यहाँ पे अगर 80% है तो वो एक्सचेंज करेगा, और अगर यहाँ पे भी 100 है, पत्ते के ऊपर भी 100 है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पॉली हाउस में आपको एयर सर्कुलेशन बनाना जरूरी है। अगर आप एयर सर्कुलेशन नहीं बनोगे तो इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो न्यूट्रिएंट भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए जो पॉली हाउस है उसमें आपको क्लाइमेट बना के रखना जरूरी है। और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने बरसात में कपड़े सूखते नहीं है बाहर, तो अपन क्या करते हैं? घर में फैन में सुखाते हैं, क्योंकि व्हेन द एयर एक्सचेंज इज हैपनिंग देयर इज इट कैन क्रिएट द ड्राइनेस। तो आपके पॉली हाउस में जब भी ह्यूमिडिटी बन जाती है तो आपको एयर सर्कुलेशन पे ध्यान देना है। और दूसरा ये होता है कि आपको जब इवेपोट्रांसपिरेशन कम होता है तो आपको पानी कम देना है, क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाती है। क्योंकि अगर इवेपोट्रांसपिरेशन में 90% पानी जा रहा है और वो 90% ही बंद हो गया है, तो आप पानी दे या ना दे। बहुत बार फार्मर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बारिश हो गई, हमको फर्टिगेशन नहीं दे पा रहे हैं पानी, क्योंकि नमी बनी है, तो सिर्फ फर्टिगेशन के लिए वाटर दे क्या? हम बोलते हैं कि नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो पानी ले ही नहीं रहा है तो आपके फर्टिलाइजर कैसे लेगा? ठीक है ना? तो मास फ्लो, देर इज अ एक्टिव एब्सॉर्प्शन, देर इज अ पैसिव एब्सॉर्प्शन, दोनों तरह से चैनल में जाते हैं, लेकिन मास फ्लो में 90% ऑफ द फर्टिलाइजर्स गोज इनटू मास फ्लो, अदरवाइज वेरी लिटिल गोज इन एक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो जब भी आपके प्लांट्स के लिए या क्लाइमेट में आपका ड्राइनेस नहीं है, तब तक आपको इरिगेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट की कम होता है, क्योंकि 90% जो पानी है पौधा ये इवेपोट्रांसपिरेशन में ही खर्च कर देता है, ओनली 10% ही उसके मेटाबॉलिक इसमें काम में आता है। ठीक है? तो प्रोट्रे भी बहुत अजीब अजीब शेप्स के साइजेस के आते हैं, और वो साइजेस और शेप के वजह से उसमें नमी भी ज़्यादा बनी रहती है। तो आप जो ट्रे चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सबस्ट्रेट भी चूज़ करना है, और आपको ये भी देखना है कि अपने इरिगेशन साइकिल्स कैसे बने। शेप चेंजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो आपने पहले इसमें भी देखा है। अगर शेप आपका मोर लाइक अ हॉरिजॉन्टल है तो वो ज़्यादा नमी लेगा, और जो कोनिकल वर्टिकल है तो वो कम पानी होल्ड कर सकता है। उस पर भी आपके इरिगेशन साइकिल्स डिपेंड हो सकते हैं। ये फेमस है, मैं लास्ट टाइम भी दिखा रहा था कि भाई सबस्ट्रेट आपका आइडियल कंडीशन पौधे में, सॉइल में, सबस्ट्रेट में या नर्सरी में यही है कि 50% इज अ मीडिया
आइदर इट कुड बी सॉइल और सबस्ट्रेट, 25% एयर और 25% वाटर। जब आप इरिगेशन करते हो तो 100% सैचुरेशन में चला जाएगा वो, क्योंकि आपने इरिगेशन किया है। लेकिन वो 25% जो ड्रेन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, पौधे ने यूज करना हो सकता है, लेकिन वो जो 20% जो 100% सैचुरेशन में गया हुआ है, वो आके जो एक्स्ट्रा वाटर आइदर यूज होके 25% उसका फिर से एयर इन्फ्यूज हो, जितना जल्दी होगा उतना आपका प्लांट अच्छा काम करेगा। जितने टाइम पे सैचुरेशन में बना रहेगा, व्हेन इट इज ऑल द एयर इज आउट एंड ओनली वाटर रिमेन्स 50%, द रूट्स, सबसे मेजर कंसेप्ट यही है जो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एंडोर्स करूंगा कि रूट्स ऑल्सो ब्रीद, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको भी ये ऑक्सीजन देना जरूरी है। इसलिए तो रूल ऑफ थंब क्या है, ये सबस्ट्रेट में भी होता है और फर्टिगेशन में भी, सीडलिंग नर्सरी में भी होता है। जब धूप निकलती है, आप फर्स्ट इरिगेशन शुड बी विद इन 1 or 2 hours ऑफ सनलाइट। सनराइज होने के 1 या 2 घंटे में आपको पहला इरिगेशन करना है, या अगर एक ही इरिगेशन करना है तो वो हैज़ टू बी डन इन द मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर 300 ml ही प्लांट की ज़रूरत है, 300 ml ही मेरे को इरिगेशन करना है, पहला इरिगेशन 300 ml कर दिए, दिन भर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीडलिंग नर्सरी कर रहे हैं और आप ऊपर से पानी दे रहे हो तो पहले मॉर्निंग में देना ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में जैसा ही सनराइज होता है टोमेटो खुलना चालू होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन चालू होता है, फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है, प्लांट के रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विल स्टार्ट एंड दैट टाइम यू फीड देम। एंड लास्ट इरिगेशन शुड बी बिफोर 2 hours फ्रॉम सनसेट। सनसेट होने के कम से कम 2 घंटा पहले, यानी 6 बजे अगर सनसेट हो रहा है तो 4 बजे के बाद पानी देने की जरूरत नहीं है। वो 4 बजे के बाद अगर आप पानी दे रहे हो तो वो जाता है, और अगर क्लाउडी टाइम है तो 4 घंटे पहले आपको लास्ट इरिगेशन देना है, सबस्ट्रेट में दो या सीडलिंग में दो। उसके बाद आप पानी दोगे तो वो रात भर वो कप में बना रहेगा, वो सबस्ट्रेट में बना रहेगा और रूट्स को वो हार्म क्रिएट कर सकता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। क्विकली विल कम टू न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। Aviel is going to present you a whole concept about fertigation schedule कैसे बनाएंगे, DIY जिसको बोलते हैं ना, do it yourself। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीयूष सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वो सीख लेंगे तो आप खुद का फर्टिगेशन स्केड्यूल बना सकते हो। हाउ मेनी आर यू आर एक्साइटेड विद दिस? गुड, क्योंकि मैं एक देख रहा हूँ कि फर्टिगेशन ये जो टॉपिक है, सही खाद सही स्टेज पे उसका क्या डालना है ये मालूम ना होने की वजह से यील्ड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और क्या होता है, मैं देखता हूँ फार्मर्स एक बार उसको डिफिशिएंसी दिखने के बाद रिकरेक्शन करता है, लेकिन डिफिशिएंसी दिखने के बाद जब वो रिकरेक्शन करता है तब तक उसका 25% ऑफ द यील्ड इज ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि हिडन हंगर होती है। एक पहले हिडन हंगर होती है, पहले तो एक सफिशिएंट न्यूट्रिशन लेवल पे प्लांट बेस्ड काम करता है, उसके बाद वो हिडन हंगर होती है, वहाँ से आपका प्रोडक्शन लॉस या डैमेज चालू हो जाता है, और विजिबल जब आता है तब तक वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सफिशिएंसी में मेंटेन करना है न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन में मेजर कंसेप्ट वही है कि सीडलिंग या पौधे आपके येलो पड़ना क्यों चालू होते हैं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है, अगर आपका ईसी ज़्यादा है, पीएच आपका डिसबैलेंस है, पीएच आपका बहुत ज़्यादा बन जाता है, ईसी आपका बहुत ज़्यादा है, वाटर एकदम से भरा हुआ है, पानी वाटर होल्ड कर रहा है, या वाटर स्ट्रेस है, ये तीनों चारों कारण के वजह से आपका पौधा पीला पड़ रहा है। तो वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से भी पड़ सकता है, वो वाटर लॉगिंग से भी पड़ सकता है, वो वाटर स्ट्रेस से भी पड़ सकता है, वो ईसी हाई होने से भी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होने के बाद ईसी हाई होने से भी पौधा येलोइंग में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है। और पीएच अगर डिसबैलेंस हो गया, हाई हो गया और काफ़ी लो हो गया तो भी पौधा पीला पड़ सकता है और स्ट्रेस में जा सकता है। तो ये है मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम, जो कि हम मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड,
वो सीडलिंग में भी मैं ये दिखाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो सॉइल बेस और सॉइललेस में काफ़ी बार ये डालते हो, लेकिन न्यूट्रिएंट जो आप डालते हो सीडलिंग में, मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी फार्मर्स 999 एक ही फर्टिलाइज़र डालते हैं, उस पर ही समझते हैं कि भैया मेरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो गया। मैंने आपको बोला है, आप जैसे साहब ने बताया था कि उसमें आप वर्मी कंपोस्ट ये वो डाल रहे हो तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये वो उसमें से आएगा, लेकिन आप अगर उसको पूरा सॉइललेस में कर रहे हो, कोकोपीट में कर रहे हो, तो हाउ यू विल गेट, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है कहाँ से आएंगे? तो आपको उसमें डालना पड़ेगा, आपको बैलेंस न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। और लॉ ऑफ मिनिमम ये बताता है कि आपका पौधा और आपका ईल्ड उतना ही ग्रो करेगा जो मिनिमम, जो रिसोर्स मिनिमम है, उसके ज़्यादा ऊपर आप ईल्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसा बच्चे के पास 12 खिलौने हैं, वो 13वें के लिए रोएगा, वैसा ही क्रॉप का है, उसको सब चाहिए। उसमें से जो 16 न्यूट्रिएंट्स आ रहे उसमें से एक भी कम होगा तो वो काम बराबर नहीं करेगा, आपकी ईल्ड लिमिट जो है वो उसकी जो लिमिटेड एलिमेंट है उसी के लिए वो काम करेगा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसके हिसाब से आपको डिफिशिएंसी दिख सकती है। अगर आयरन कम है तो प्लांट की ग्रोथ तो ठीक होगी, लेकिन पौधा पीला दिखेगा। अगर फास्फोरस की कम है तो आपके रूट्स वो एकदम से ग्रोथ नहीं होंगी, जितना चाहिए उतने रूट्स ग्रो नहीं होंगे। मैग्नीशियम की अगर कमतरता है तो इंटरवेनल क्लोरोसिस आता है और पौधा भी ग्रो नहीं करेगा। और नाइट्रोजन की अगर डिफिशिएंसी है तो उसकी ग्रोथ जो है, रूट तो हालांकि बन जाएंगे लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स भी है जो डिफरेंट डिफिशिएंसी से काम करते हैं। ये दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आपके जो सबस्ट्रेट या इवन सॉइल बेस भी यही लगभग सभी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, फेरस से इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, जो मैग्नीशियम से इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। फेरस से हालांकि पूरा का पूरा पत्ता सफ़ेद होता है, लेकिन वो व्हिटिश होता है, यानी सफ़ेद एकदम डार्क येलो नहीं बनता है, वो थोड़ा सा लाइट येलो बनता है। वेरएज मैग्नीशियम के कमतरता से उसके वेन्स जो रहते हैं वो ग्रीन रहते हैं, लेकिन बीच का पोर्शन ये कम होता है। तो ये डिफरेंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स है। ये आपके अगर पौधे पे दिख रहे हैं सीडलिंग पे तो आप ये कर सकते हैं। जब मैंने आपको बोला था कि सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर सॉइललेस कल्टिवेशन करना है तो आपको देखना है कि नाइट्रोजन ही ज़्यादा जाए, अमोनिकल नाइट्रोजन भी थोड़ा सा रहना चाहिए, लेकिन यूरिया नाइट्रोजन 0 होना चाहिए। जो फर्टिलाइजर्स में यूरिया नाइट्रोजन है वो आप सॉइललेस पे और सबस्ट्रेट पे और आपके सीडलिंग नर्सरी जहाँ पे आप सॉइललेस सीडलिंग नर्सरी कर रहे हैं उसके लिए नहीं देना चाहिए। हालांकि मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम लोग सीडलिंग नर्सरी में 1919 का यूज़ करते हैं। हालांकि उसमें कुछ कंपनीज के, इवन हाइफा के पास भी 1919 है, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, लेकिन उसमें यूरिक नाइट्रोजन है। सॉइललेस सबस्ट्रेट करने वाले भी काफ़ी सारे लोग 1919 डालते हैं शेड्यूलिंग में। ये गलत बात है, क्योंकि जब तक आपके सॉइल में या सबस्ट्रेट में नाइट्रीफाइंग एंड अमोनीफाइंग बैक्टीरियाज नहीं आते हैं तब तक उसका कन्वर्शन नहीं होता है। और मैंने जैसा बोला था कि प्लांट टेक्स न्यूट्रिएंट इन आयनिक फॉर्म बट नॉट इन ऑल आयनिक फॉर्म। हवा में N2 है, नाइट्रस डाइऑक्साइड जिस बोल सकते हैं N2, लेकिन पौधा नहीं ले सकता है। 70% नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है। तो वैसे ही यूरिया अगर आप डालते हो तो यूरिया का NH2 फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, उसको नाइट्रेट NO3 या अमोनिकल NH4 इसमें कन्वर्ट होना पड़ता है। और वो कन्वर्ट कौन होता है? जब सॉइल में जाने के बाद उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया और NH4 और NO3 में, नाइट्रेट और अमोनिकल, और तभी प्लांट ले सकता है। इसलिए जब आप सॉइललेस कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपके पास मीडिया नहीं है, वहाँ पे आपका जो फ्लोरा एंड फूना बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो नाइट्रीफाइंग और अमोनीफाइंग बैक्टीरियाज नहीं है, तो कन्वर्ट नहीं होगा, प्लांट नहीं ले पाएगा। हालांकि पत्ते पे अगर जाएगा तो थ्रू लीफ इट कैन बी टेकन अप। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट। तो कौन सा खाद यूज करना चाहिए? तो आजकल फार्मर्स आर वेरी नाइसली यूजिंग दिस 17-10-27। इसमें पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आता है और NPKs भी आता है।
टोटल नाइट्रोजन, इफ यू आर सेइंग दैट नाइट्रेट नाइट्रोजन इज 11.3, अमोनिकल नाइट्रोजन इज 5.7। ये अगर आप नर्सरी कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपका बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। उसके साथ आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं है, हालांकि एनपीके प्लस ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें है। तो दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट विच आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सॉइललेस के लिए फार्मूलाज वही अपने पास है, हाइफा केमिकल्स सेल करती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब फार्मूलाज में आपको नाइट्रेट और अमोनिकल नाइट्रोजन ही दिखेगा, NH2 यूरिया नाइट्रोजन 0 है, उसमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको तो इन नटशेल संक्षेप में बताया जाए तो आप सॉइललेस कल्टीवेशन करते हो या नर्सरी करते हो जो कि सॉइललेस है, तो आपको कौन से फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्वालिटी का भी ध्यान देना जरूरी है, और फॉर्म, विच फॉर्म यू आर गिविंग नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सब घुलनशील फर्टिलाइजर्स सबस्ट्रेट में काम नहीं करेंगे, सही बात है ना। तो वो आपको देखना है, जब अगर आप एनपीके यूज करते हो तो क्या यूज करना है, और वो देखना आपको जरूरी है। और ये जो टेबल बनाया है वो ईसीबी आपको, अगर वो 0.5 ग्राम्स डालने के बाद कितना होता है, ये पूरा डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप हाइफा के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये पूरा डाटा मिल जाएगा। हालांकि पीयूष सर ने एंटीगोनिज्म और सिनर्जिज्म के लिए बोला था, अगर कैल्शियम आप पोटेशियम ज़्यादा डालोगे तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को ब्लॉक करेगा मैग्नीशियम, और इवन दो इफ इट इज़ देयर इन द सॉइल स्टिल डेफिशिएंसी कैन अपीयर बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग द राइट रेशो, करेक्ट। तो ये एक प्रोडक्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये भी नर्सरी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी नर्सरी वाले इसको पसंद कर रहे हैं, और इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ गुड रिजल्ट। तो 17-10-27 एंड मैग्नीसॉल कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट। आयरन के लिए अगर आप यूज़ करते हैं, जब आपका सॉइल बेस में भी आयरन का डिफिशिएंसी आता है, अगर आपका पीएच ज़्यादा है, सॉइल का पीएच ज़्यादा है तो आयरन का डिफिशिएंसी आएगा। और ईडीटीए फेरस या फेरस सल्फेट कितना भी आप डालोगे तो भी लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। हाई पीएच क्रिएट्स अ फॉस्फोरस एंड फेरस लॉकिंग अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है एड्डा एफी हाइफर 55, जिसमें EDDHA चिलेट्स होता है, और वो चिलेट्स आपको काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जो आपको दिख रहा है, और ये सबसे मेजर ये रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि गलत रिपोर्ट आप लेके आओगे गलत टेक्नोलॉजी से। ये अगर ये देखेंगे इक्विपमेंट यूज ICP OES, दिस इज द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर वाटर एंड लीफ टिश्यू एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस। इसके साथ अगर आप ये करोगे, बाकी AAS आता है, बाकी कुछ बहुत से डिफरेंट इक्विपमेंट आते हैं, लेकिन द इक्विपमेंट विथ ICP OES से आप ट्रस्ट कर सकते हो, और आपका रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड है ये ऐसा दिखना चाहिए। और इसी से ये पूरे पैरामीटर का आपका जब अगर सॉइल एंड वाटर एनालिसिस रिपोर्ट है तो उस पर अपना शेड्यूलिंग बन सकता है। वाटर एंड सॉइल एनालिसिस कर रहे हो तो जेन्युइन लैब से ही करो, पैसे बचाने के लिए या कन्वीनियंट के हिसाब से लैब मत चुनना, ये मेरा कहना था। ये मैं आपको जैसा बोल रहा था, ताइवान का फोटो है, ताइवान का नर्सरी का है। सो मच ऑफ ऑटोमेशन इज हैपनिंग देयर, वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। हम जैसे सिंपल ऑटोमेशन में जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला। नर्सरी के लिए भी आप सेम सेटअप यूज़ कर सकते हो, जिसमें एसिड आपका पीएच न्यूट्रलाइजर, कार्बोनेट न्यूट्रलाइजर एंड पीएच रिड्यूसर काम कर सकता है, और और आपका बाकी न्यूट्रिएंट आप 2 डोजिंग पंप से दे सकते हो। सेम सेटअप है, यूज़ कर सकते हो। ये हम ऐसे स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आप शेड्यूल आपको बना के दे सकते हैं। इसमें आपको दिखेंगे कि आपको नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, MKP, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अदरवाइज आप स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी यूज़ करके आप एक अच्छा सा नाइट्रिक शेड्यूल बना के ये जो NPK है अपन बना सकते हैं। टैंक A, टैंक B एंड एसिड, नाइट्रिक एसिड विल गो इनटू द टैंक। ऐसे शेड्यूल्स भी आपको हम रेडीमेड अवेलेबल करवा के दे सकते हैं, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई क्या करना है, ठीक है ना। 1000 लीटर में या 100 लीटर में कितनी क्वांटिटी डालना है, उसके हिसाब से आपको
ऐसे शेड्यूल्स बन सकते हैं जो कि पूरे बैलेंस न्यूट्रिशन है, और ये बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ आपको शेड्यूल बन सकते हैं। दूसरा आपके लिए शेड्यूल बनाने के लिए एविल साहब है, वो आपको न्यूट्रीनेट में बहुत अच्छा सिखाएंगे कि आपने आपके वाटर एनालिसिस के रिपोर्ट से, सॉइल एनालिसिस के रिपोर्ट से, ईल्ड एक्सपेक्टेशन के रिपोर्ट से कैसे शेड्यूल बनाना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देंगे। टूल फ्री है, आप रजिस्टर करना है, आपका कोई भी जीमेल अकाउंट हो या ईमेल अकाउंट हो, उसके हिसाब से आप उसको रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें न्यूट्रीनेट के शेड्यूल बना सकते हो। ये ऐसे स्टैंडर्ड शेड्यूल है। आई विल नॉट गो, एक्चुअली इट इज़ देयर इन माई प्रेजेंटेशन, बट आई विल नॉट गो। द एविल विल टेक चार्ज ऑफ न्यूट्रीनेट, राइट। सो ये हो गया थोड़ा सा नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट में भी मैंने आपको बोला था, जो भी सोल्यूशन आप बनाते हो एक बैच बनाओ, वो बैच का ECPH चेक करो, और उसी के हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही आप बड़े बैच में जाओ। मैंने कुछ मिस्टेक्स नोट डाउन किया है। सबसे मेजर अभी जो अपना मैंने बोला था, दीज आर द की पॉइंट्स और दीज आर द मिस्टेक्स और दीज आर द इम्प्रूवमेंट और चैलेंजेस विच ग्रोवर्स कैन डू, ठीक है ना। सबसे पहले सबस्ट्रेट सिलेक्शन, मैंने आप काफ़ी बात किया कि कैसे सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन नीड। वाटर टेस्टिंग जरूरी है, अच्छी क्वालिटी लैब से करो। शेड्यूलिंग इरिगेशन, मॉर्निंग हो गई, अपने को इरिगेशन करना है बोल के नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर इनटू योर सबस्ट्रेट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट आपको ये लेना है। कभी कभी आपको स्किप भी करना पड़ सकता है, और उसके हिसाब से शेड्यूल ना करें। डिपेंड ऑन द नीड यू डू द इरिगेशन, डोंट ओवर इरिगेट। प्लेन वाटर मत दो, जब भी देंगे सबस्ट्रेट और सॉइललेस कर रहे हो तो जब भी देंगे न्यूट्रिशन का ही पानी दीजिए, प्लेन वाटर ना दिए। इरिगेशन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में कीजिए और या लेट इवनिंग मत कीजिए, नाइट में तो बिल्कुल ना कीजिए। मैं सबस्ट्रेट और नर्सरी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। सॉइल पे आप कर सकते हो। नॉट एडजस्टिंग वाटर पीएच पानी का एडजस्ट करना जरूरी है। देयर इज नो डेविएशन, इससे आपको कोई बचना नहीं है। पीएच आपको 5.5 to 6.5 के रेंज में लाना ही है, तभी जाके आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो आपका सक्सेस होना नामुमकिन है, मुश्किल छोड़ो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर जब सीडलिंग नर्सरी करते हैं तो आपको स्टेजेस के हिसाब से, मैं स्टेज तो एक ही है, जुवेनाइल स्टेज है, प्लांट आ गया, 3 लीफ आ गया, तब तक जो प्लांट होता है तो स्टेज एक ही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि पहला 3 लीफ स्टेज पे हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन डालना चालू करो, जैसे जैसे 2-3 वीक होने के बाद वो EC बढ़ाते हैं, खाद बढ़ाते हैं। ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा पानी लेगा, उसका लीफ इंडेक्स बढ़ेगा, वो ज़्यादा पानी लेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा न्यूट्रिएंट आएगा। आपको EC एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट सीडलिंग। जब आप फर्टिगेशन करते हो, सबस्ट्रेट करते हो, तो क्रॉप स्टेज चेंज होता है, उसके लिए फिर आपको रेशोज और EC एडजस्ट करना है। लेकिन जब आप सीडलिंग करते हो तो आप शुरुआत से लेके, जब 3 लीफ आता है, जब उसको ट्रू लीफ बोलते हैं, उस टाइम से लेके जब तक आपका पौधा ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी होता है, आपको न्यूट्रिशन में अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन शेड्यूल बना है वही चलेगा, क्योंकि स्टेज एक ही है। अब आप बोलेंगे कि इतना पौधा और इतने पौधे में खाने में तो डिफरेंस लगेगा, तो लगेगा डेफिनेटली, लेकिन वो ज़्यादा पानी पी रहा है, अपन प्रोपोर्शनेट इरिगेशन कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे 10 ml कंज्यूम हो रहा था, यहाँ पे 100 ml कंज्यूम हो रहा है, तो 10 ml में उसको अगर 1 ppm 100 ppm पे 100 मिलीग्राम जा रहा था, तो यहाँ पे 500 मिलीग्राम जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जाने की नहीं है, बैलेंस न्यूट्रिशन देना जरूरी है। सिर्फ 1919 से सीडलिंग बनाने वाले बहुत से लोग हैं, वैसा मत करो, बैलेंस न्यूट्रिशन करो। सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट और अमोनिकल बेस ही फर्टिलाइजर देना है, उसमें से भी नाइट्रेट बेस देना है, यूरिया बेस फर्टिलाइजर ना दे। और जो मैंने आपको लास्ट वही बता रहा था कि अमाइड बेस वाले जो यूरिया बेस है वो फर्टिलाइज़र ना देना है, नाइट्रेट और अमोनिकल नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स देना है। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन एविल साहब का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपके लिए आज का बड़ा टेक अवे होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है।